और अब वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, जिसमें देश दुनिया से लेकर राजनीति और अपराध की खबरें रफ्तार और विस्तार से होंगी। दिल्ली के मोरी गेट में देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहाँ कूचा मोतरखां की गली में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गली में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। गाड़ियों पर गोलियों के निशान हैं। शीशे टूटे हुए हैं। 2 पहिया वाहन भी गिरे पड़े मिले। घर की दीवारों पर भी गोलियों के निशान हैं। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। चश्मदीदों ने बताया कि रात 12:30 बजे 15 से 20 की संख्या में बदमाश आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इलाके के लोग दहशत में हैं। राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक महिला ने बताया कि बदमाश उनके घर में घुस आए थे। बच्चे पर हथियार भी तान दिया था। आधे घंटे तक बदमाशों ने ऐसे ही आतंक मचाया। पूरी रात लोगों ने दहशत में जाग कर गुजारी। फायरिंग क्यों की गई, बदमाश कौन थे, पुलिस जांच कर रही है। दरअसल आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर दहशत का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई अनजान शख्स अगर कहा जाए तो करीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करी। फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। और ऐसे में जिस वक्त यहाँ पर फायरिंग हुई उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। पुलिस टीम जो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लगातार लोगों से यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर ये जो शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी किस मकसद से करी। धक्का मारा है तो नहीं खुला, तीसरी बार में उन्होंने तेज मारा जब हमारी कुंडी खुली है। उसके बाद बच्चे के ऊपर हथियार। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो सकता है। देहरादून में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। यहाँ प्रेमनगर मोहल्ले में 4 दुकानें भर-भराकर गहरी खाई में समा गई, जबकि शहर के कारगी चौक में सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि कार तिनके की तरह बह गई। शहर में जगह जगह जल भरा हुआ है। यहाँ के कोविड अस्पताल की इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में पानी भर गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बलदोड़ा में एक कार सवार बाल बच गया। जैसे ही वो सड़क पर कार निकालने लगा, सामने खड़ा पहाड़ भर-भरा कर टूट गया। पहाड़ का मलबा कार के बिल्कुल पास आकर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरने से रास्ता बंद है, जिसे खोलने के लिए बोल्डर को हटाने का काम जारी है। पिथौरागढ़ में बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में एक बैली ब्रिज तैयार किया है। 27 जुलाई को बादल फटने की वजह से यहां बना पुल ध्वस्त होने के बाद सैलाब में बह गया था। तभी बीआरओ को बैली ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगातार पहाड़ों में भूस्खलन से बैली ब्रिज के लिए सामान ले जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। बहरहाल इस पुल के बन जाने से पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच आवागमन फिर से शुरू हो गया है। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 19 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 27 लोग लापता हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से बहकर आए बोल्डर से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से काठमांडू लाया गया है। ऋषिकेश में सोंग नदी का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। नदी ने कई तटबंध तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की मुसीबत झेल रहे दर्जनों परिवारों के सामने खाने पीने की समस्या है। दरभंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन संकट खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। जिले की कई पंचायत अभी भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। दर्जनों गांव अभी भी पानी में डूबे हैं और लोगों ने ऊंचाई वाली सड़कों के किनारे अस्थायी आशियाने बनाए हैं। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी बाढ़ के पानी में डूबे हैं। लोगों को खाने पीने और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यूपी के हरदोई जिले में मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया है।
जिले की कछौना सीएमसी में जल भराव की वजह से मरीजों और डॉक्टरों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। प्रशासन ने पानी बाहर निकालने के लिए पंप का इंतजाम किया है, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ियों में 3 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह झरने फूट रहे हैं। पीडब्ल्यूडी भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरते पत्थरों को हटाने का काम कर रही है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के मौसम की तरह गहरी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी वालों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ रही है। गुजरात में जल तांडव की एक और तस्वीर डांग के गिरमाला से आई है, जहां बीते 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गिरमाला वाटरफॉल हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। सौ फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला ये वाटरफॉल डरा रहा है। भारी बारिश की वजह से ये जबरदस्त उफान पर है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा में 3 लोग बाढ़ के बीच फंस गए। स्थानीय विधायक जगन मोहन राव ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार इन सभी को कामयाबी से बचा लिया गया। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में तुंगभद्रा नदी की लहरों के बीच दर्जनों बंदर फंस गए थे। 2 दिनों से ये पेड़ों पर बैठे थे, जान जोखिम में थी। एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे, लेकिन पानी में उतर नहीं रहे थे। भूखे प्यासे बंदरों का हाल बेहाल था। नाव से भी इन्हें निकाला नहीं जा सका। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने बांस की लकड़ियां बांधकर रस्सा डाला और सभी बंदर इस सीढ़ी के जरिए बाढ़ से बाहर आए। सुकमा में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 70 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। शबरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 30 पर भी पानी आ गया है। निचली बस्तियों में पानी भरने के बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच इलाके में झापरा पुल डूब गया है। गोदावरी नदी में पानी का स्तर डेंजर लेवल के ऊपर जा चुका है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जोड़ने वाली सड़क पर पानी भरा है। दोनों तरफ जाम लग जाने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लेकिन इस सब के बीच जान जोखिम में डालकर गांव वाले सड़क पार कर रही हैं। राजस्थान के अलवर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में नालों में पानी उफान पर आ गया। इसकी वजह से अशोका टॉकीज के पास लादियाबाग मोहल्ले में खुले नाले में 2 सगे भाई बह गए। गनीमत रही कि लोगों ने इनको बहते देख लिया। दोनों बच्चे नाले में 200 मीटर से अधिक दूर तक बह गए। इसके बाद एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने निकाला, जबकि दूसरे बच्चे को नगर परिषद की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के समय बच्चे घर पर अकेले थे। बच्चों का पिता राजेश सब्जी का ठेला लगाता है। बच्चे बारिश के दौरान पिता के सब्जी वाले ठेले पर ही जा रहे थे। इस दौरान नाले में ज्यादा पानी आने से उसमें बह गए। अलवर में इतनी तेज बारिश हुई कि मुख्य बाजारों में भी पानी भर गया। औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई। खेतों में पानी भरा हुआ है। कई किलोमीटर इलाके में हर खेत पूरी तरह जलमग्न दिखाई पड़ा। कपास, गन्ने और तुअर दाल की फसल चौपट हो गई। पानी से भरे खेतों में जाने के दौरान किसानों के पैरों में इन्फेक्शन भी हो रहा है। कई किसानों ने तो कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन अब ये किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द फसलों की तबाही का सर्वे करके मुआवजे का ऐलान करें, वरना उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर करनी सेना ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बिना इजाजत किए गए प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद अम्मू ने कहा
कि पुलिस भले ही उन्हें जेल भेज दे, लेकिन जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इस तरह का विरोध चलता रहेगा। दरअसल करनी सेना ने शाम 4 बजे कैंडल मार्च का आह्वान कर लोगों से इंडिया गेट पहुंचने के लिए कहा। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में करनी सेना का आमंत्रण तेजी से सर्कुलेट होने लगा। सैकड़ों लोग पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए और हाथों में सीबीआई जांच की मांग, बॉलीवुड मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये सभी लोग कोर्ट के गेट से चलकर इंडिया गेट के इनर सर्कल पर पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया और धारा 144 लगे होने का हवाला दिया। मान मनव्वल के बाद लोगों ने पास के ही एक पेड़ के चबूतरे पर सुशांत की बड़ी सी तस्वीर रखकर ढेर सारी मोमबत्तियां जला दी। हाथों में सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर और अलग अलग पोस्टर्स में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सलमान खान, शाहरुख खान गायब क्यों हैं, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी दे दो, और साथ ही साथ शरद पवार मुर्दाबाद, ऐसे तमाम जो है तिरंगे झंडे के साथ और इस तरह के प्रोटेस्ट के बीच में आप देखिए कि ये कैंडल मार्च किया गया है। और आप यहाँ पर देखिए इनके हाथों में कैंडल है और सभी लोग कैंडल जला रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लोग पटना में सड़कों पर उतरे। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत की टीम ने पटना जंक्शन पर यात्रियों और पुलिस कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे। मास्क पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा हुआ था। इनकी शिकायत थी कि 62 दिन बाद भी जांच सही तरीके से नहीं शुरू हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी आज कुछ और लोगों के बयान दर्ज कर सकती है। मुंबई में ईडी ने सुशांत से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये लोग दोपहर 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में जांच फिर से शुरू हुई है। इस जांच के तहत कई बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत केस में ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को सावधान किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर आरएसएस और बीजेपी का कंट्रोल है, जिसकी मदद से नफरत फैलाई जाती है और वोटरों को प्रभावित किया जाता है। राहुल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और कहा कि ऐसे लूजर्स जो अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरी दुनिया पर आरएसएस और बीजेपी का कंट्रोल नजर आता है। राहुल के बाद प्रियंका ने भी व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर सरकार को घेरा। प्रियंका ने लिखा कि भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अब भी कर रही है। प्रियंका ने फेसबुक पर लिखा कि फेसबुक, जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया। इतना ही नहीं, फेसबुक कोई कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए भाजपा ने फेसबुक के अधिकारियों से सांठगांठ भी की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। कांग्रेस ने उस आरोप की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप सत्तारूढ़ बीजेपी की मदद कर रही है। ये आरोप अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में लगाए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री को छोड़कर हर किसी को सेना के शौर्य और क्षमता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया।
नीतीश कुमार ने अपने उद्योग मंत्री श्याम रजक की कुर्सी छीन ली है और उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है। दरअसल नीतीश कुमार को इस बात की भनक थी कि श्याम रजक सोमवार को घर वापसी कर रहे हैं और आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन श्याम रजक जाते उससे पहले ही सुशासन बाबू ने उन्हें चलता कर दिया। चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उठापटक तेज हो गई। जेडीयू ने श्याम रजक को निकाला, उससे पहले आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। वो विधायक हैं प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, फराज फातमी। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के टिकट पर लड़े तीनों विधायक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की तैयारी में हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 944 लोगों की मौत हो गई। आज मौतों का आंकड़ा 50,000 को पार कर सकता है। अब तक 49,980 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल केस 25 लाख को पार कर चुके हैं। एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस आए। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 6,77,000 से ज्यादा हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 288 लोगों की वायरस ने जान ले ली। इसी तरह दिल्ली में भी 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले आए। अब तक यहां 1,51,000 मरीज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस आए और कुल तादाद 45,000 के पार हो गई है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,300 केस सामने आए। कुल मामले 61,000 से ज्यादा हो गए हैं। कानपुर में फरारी कार के बीच चौराहे पर स्टंट करने वाले कारोबारी के बिगड़ैल बेटे को कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। जब वो गंगा बिराज चौराहे पर स्टंट कर रहा था तो पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी थी, जबकि अपने निजी बाउंसर ट्रैफिक रोकने के लिए लगा रखे थे। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अभी उसकी करोड़ों की फरारी कार पुलिस थाने में खड़ी है। पलवल में हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे जो यूपी में अपने रिश्तेदार से मिलकर दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन उनकी तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सिविल अस्पताल में भेज दिया है और कैंटर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक वकील को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या जमीनी रंजिश में की गई है। वकील राजेश पांडे की हत्या उनके पट्टीदारों ने की है, जिनसे गांव की एक जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रानीगंज थाने के सुखुपुर में पंचायत के दौरान पिता दयाशंकर मिश्र और उनके बेटे आनंद मिश्र की लाठी डंडों और धारदार हथियार से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस वारदात में आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा की टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए अपनी बुलेट को मॉडिफाई करा लिया था और उसका रंग भी मिलिट्री कलर में करा लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि हादसा बुलेट सवार के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पुलिस ने केस सुलझाने के लिए 100 सीसीटीवी की जांच की और 10,000 बुलेट बाइक को थाने लाकर उनके मालिकों से पूछताछ की। पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जी। आ देखो, हेलो फौजी साहब, आ देखो एयरपोर्ट। पाकिस्तान से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। वीडियो में एयरपोर्ट की छत से बड़े बड़े हिस्से गिर रहे हैं। देख लो, बारिश बिजली पर बढ़ली, ओ शीटा तैनिया पानी पानी थले आ रहा। देखो ओए, बल्ला 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 बल्ला, फौजी साहब पानी देखो, बल्ला 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 बल्ला। हवाई अड्डे की फॉल सीलिंग गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। वीडियो 14 अगस्त का है। देखो,
जिस पास से नजर मारो उधर पर ऐ सीटा थले लो भाई साहब है देखो। इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस वक्त कोई यात्री वहां नहीं था। एविएशन डिवीजन ने बताया कि भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस पर रिपोर्ट तलब की है। बोला 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 देखो पानी अंदर आ गया, बारिश है, तूफानी बारिश हो रही है। बोला देखो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत के साथ अमेरिकी संबंध को और मजबूती देगा। बिडेन ने भारत चीन तनातनी की ओर साफ संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। बिडेन भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। 77 साल के जो बिडेन मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। बिडेन ने कहा, 15 साल पहले मैंने भारत के साथ ऐतिहासिक एटमी डील फाइनल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। मेरा यही मानना है कि भारत और अमेरिका अगर दोस्त और साझेदार बनते हैं तो दुनिया और ज्यादा सुरक्षित दिखाई देगी। बिडेन इससे पहले ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या पाकिस्तानी सेना जिहादियों के लिए चीन से हथियार खरीद रही है? सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चीन से हथियार और गोला बारूद खरीदा है। उनके मुताबिक ये खरीदारी एलओसी पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के काम आएगी। हाल ही में पाकिस्तान ने अच्छी क्वालिटी की स्टील की कारतूस खरीदी है। इसके साथ ही अधिक ऊंचाई के लिए जरूरी ड्रेस की भी चीन से खरीदारी की है। सूत्र बताते हैं कि हथियार और साजो सामान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को दिए जा सकते हैं। चीन से तनातनी के बीच नेपाल भी भारत को आंख दिखाता रहा है। इस बीच आज भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत शुरू हो रही है। इसमें नेपाल के विदेश सचिव शंकर बैरागी और भारत के राजदूत विनय क्वात्रा हिस्सा लेंगे। आज की बैठक सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें परियोजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।